सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। हम भारती कौशल और आज हम अपना जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास, उसका थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो पूरा हमारा चैप्टर होने वाला है ये पूरा सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, पूरा सोसाइटल अपरेटस के बारे में ये डिस्कस करवाएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक डायमेंशंस जो थी वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती थी। ठीक है, वो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसके बाद जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज कि जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है वो कैसे कंपोज किया गया था, है ना। वो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि वो किसकी लीडरशिप के अंडर बनाया गया था, वीएस सुखथंकर की लीडरशिप के अंडर बनाया गया था। देन सेकंड जो आपका टॉपिक आया था उसमें हमने पूरा एक सिस्टम पढ़ा था अबाउट द पेट्रिलिनी। ठीक है, कि जो पेट्रिलिनी सिस्टम था वो प्रेवलेंट था। देन उसके अलावा हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में पढ़ा था उस पर्टिकुलर टॉपिक में, एंड हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ी थी उसमें। ओके, तो अब जो ये थर्ड टॉपिक आपका रहेगा ये सोसाइटी की किस डायमेंशन को डिस्कस करेगा वो हम देखते हैं। सो देखो सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग क्या है। सो इट इज सोशल डिफरेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स को हम तोड़ते हैं। सो फर्स्ट इज सोशल। सोशल क्या होता है? सोशल ये पूरा चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं, तो सोशल का मतलब है जो कि सोसाइटी से रिलेट करता है या समथिंग हैपनिंग विद इन द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में कोई चीज हो रही है तो दैट इज सोशल। देन सेकेंड इज डिफरेंसेस। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंसेस? बड़ा एक कॉमन टर्म है, हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक होता है वर्ड सेम, एक होता है इसका अपोजिट डिफरेंट। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इज सेम का मतलब कि दोनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन डिफरेंसेस इज कुछ कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। तो बेसिकली डिफरेंसेस मतलब कुछ अंतर। ठीक है, कुछ डिफरेंस। सो अब हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये सोशल डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज पर्टिकुलर सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो मेनली जो है ये पूरा आपका टॉपिक है ये कास्ट सिस्टम से रिलेटेड ही है, कि कैसे पहले के टाइम में जो है सब कॉन्टिनेंट में कुछ कास्ट डिविजन्स थी या कुछ सोशल क्लासेस थी, वो सब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द टर्म कास्ट। ऑब्वियसली हम सबको पता है व्हाट इज अ कास्ट। ठीक है, क्योंकि वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया जो है एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग सोशल क्लासेस हैं और अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। और अगर मैं लिटिल मीनिंग बताऊँ कास्ट का तो दैट मीन्स जाति। ओके, नाउ विच रिफर्स टू अ सेट ऑफ हायरार्कियली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज। ठीक है, कास्ट या कैटेगरी आर वन एंड द सेम थिंग। तो बेसिकली अब इसको थोड़ा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो कास्ट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ hierarchically ordered social categories. Now hierarchy क्या होती है? सबसे पहले we need to know about hierarchy. Hierarchy is something जो आपकी पूरी मतलब पहले की फैमिली से, मतलब ancestral टाइम से चलती हुई आप तक कोई चीज पहुंची है, that is a hierarchy. मतलब सपोज कीजिए आपकी जो भी आज कास्ट है, आपके फादर की भी वही कास्ट है, देन आपके ग्रैंडफादर की भी वही कास्ट थी, देन आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की भी वही कास्ट थी। तो एक हायरार्किकली ऑर्डर्ड है ये पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी, मतलब जो आपको बाय बर्थ मिली है, यू कैन से दैट। ओके, सो बाय बर्थ यू हैव गॉट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, सो इट इज अ हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरी। नाउ दिस आइडियल ऑर्डर was laid down in धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। और ये जो पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी जो आपको सोसाइटी ने असाइन की है वो ये ऑर्डर कहाँ लिखा गया था? इट वाज लेड डाउन इन धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। आपको पता ही है धर्म सूत्रा धर्म शास्त्रास जो थे इनमें जो है ब्राह्मण्स ने अपने कुछ नॉर्म्स लिखे थे रिगार्डिंग द सोसाइटी। नाउ ब्राह्मण्स क्लेम्ड दैट दिस ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? तो ये जो हायरार्किकल ऑर्डर है ऑफ सोशल कैटेगरीज का, इन विच दे वर रैंक्ड फर्स्ट was divinely ordained while placing groups classified as shudras and untouchables at the bottom of the social order. ठीक है, देखिए हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया में एक 4 वर्ण सिस्टम चलता था। ठीक है, अब वो कौन कौन से 4 वर्ण हैं? वी वेरी वेल नो दैट। सो फर्स्ट वाज ब्राह्मण्स, सेकंड वाज क्षत्रियास, थर्ड वाज वैश्यास एंड फोर्थ वाज शूद्रास। ठीक है, तो ये पूरा एक हायरार्किकल ऑर्डर, या सॉरी इट्स नॉट ए हायरार्किकल ऑर्डर, ये जो पूरा एक सोशल क्लासेस का इन्होंने ऑर्डर प्रेजेंट किया है
वो हमने यहाँ पे देखा कि 4 वर्ण होते थे एंड इसमें जो है सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स आते थे एंड देन उसके बाद ये पूरा एक नंबर बाय नंबर है। फर्स्ट पे ब्राह्मण्स आते थे, सेकंड पे क्षत्रियास, थर्ड पे वैश्यास एंड फोर्थ पे शूद्रास एंड देन द अनटचेबल्स जो थे वो इन 4 वर्णा में से किसी का भी पार्ट नहीं थे, ठीक है। दीज वर आउटसाइड दीज 4 वर्णास, जो एक सोशल क्लास थी दैट वाज ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो सोशल क्लास है इसको हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं कि जो ये 4 वर्णा सिस्टम था ना, तो ब्राह्मण्स कहते थे कि ये जो पूरा 4 वर्णा सिस्टम है इट इज डिवाइनली ऑर्डेन्ड। डिवाइनली ऑर्डेन्ड मतलब लाइक ये पूरा वाइड स्प्रेड है, ये नेचुरली आया है, ठीक है। इट हैज इवॉल्व्ड नेचुरली। डिवाइन का मतलब ये होता है ना कि लाइक भगवान की क्रिएशन है, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पे ब्राह्मण्स का कॉन्टेक्स्ट था कि ये जो वर्णा सिस्टम है या ये जो सोशल कैटेगरीज का सिस्टम है ये नेचुरली ओरिजिनेट हुआ है एंड इसमें जो है ब्राह्मण्स टॉपर हैं, देन 4th वर्णा जो है वो शूद्रास का है। ओके, नाउ एंड पोजीशन विद इन द ऑर्डर वाज सपोजिटली डिटरमिन्ड बाय बर्थ, कि ये बचपन से ही आया हुआ सिस्टम है। नाउ अब जो है इस टॉपिक का ये हमने एक ओरिएंटेशन कर ली इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि ये पूरा टॉपिक किस चीज से रिलेट करेगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट सब टॉपिक। नाउ सो द राइट ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टर्म से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल क्लासेस, की कौन सी सोशल क्लास क्या क्या काम करती थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ the Dharma Sutras and the Dharma Shastras also contained rules about the ideal occupation, कि जो आपका धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र था उसमें सिर्फ 4 वर्णा वाला ऑर्डर ही नहीं लिखा था, उसमें बकायदा ये भी लिखा हुआ था कि किस सोशल कैटेगरी के लोग क्या क्या काम करेंगे, कौन सा काम उनके लिए आइडियल है। सो फर्स्ट इज जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स वर सपोज्ड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, perform sacrifices and get sacrifices performed and give and receive gifts। तो देखिए ये भी हमने ना एक धर्म शिक्षा में हमें पढ़ाया जाता है कि क्या होता है कि आप पूरे वर्ण सिस्टम को ना एक ह्यूमन बॉडी से वहाँ पे कंपेयर किया जाता है, जहाँ पे कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो उस ह्यूमन बॉडी के हेड हैं, ठीक है। हेड मतलब जो सर है वो ब्राह्मण का है। देन सेकेंडली जो उस ह्यूमन बॉडी की आर्म्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी की बाजुएं हैं, ठीक है, वो क्या है, वो क्षत्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। ओके, देन मतलब बेसिकली जो मिलिट्री वगैरह का काम है वो क्षत्रिय लोग करते हैं, या फिर जो राजा महाराजा वाला काम था वो क्षत्रिय लोगों के लिए डिफाइंड था उस टाइम पर। देन थर्ड वाज वैश्य। वैश्य को कहा गया है थाइस, ठीक है, जो कि यू कैन से एक ह्यूमन बॉडी को खड़ा रखने में काफी हेल्प करते हैं। देन फोर्थ वाज शूद्रास, जिनको फीट कहा गया है एंड आपको पता है फीट के बिना ह्यूमन बॉडी की मतलब ह्यूमन बॉडी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है ना। तो इसको पूरा एक ह्यूमन बॉडी से रिलेट किया हुआ ये 4 वर्णा सिस्टम है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम इनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण्स के लिए देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अब देखिए जो हमारा ब्रेन है, मतलब अब जो हमारा सर है, सर में ब्रेन है, तो ब्रेन जो है वो पढ़ भी सकता है, वो पढ़ा भी सकता है, मतलब वो नॉलेज गेन भी कर सकता है, वो नॉलेज को ग्रांट भी कर सकता है। देन उसके अलावा वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता भी है एंड वो परफॉर्म करवाता भी है, एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो बेसिकली जो ब्राह्मण्स थे जो टॉप ऑर्डर में आते हैं आपके वर्णा सिस्टम के, तो ब्राह्मण्स के जो काम थे वो क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड इम्पार्ट देयर टीचिंग्स, दे कुड देमसेल्व्स स्टडी, दे कुड इवन गेट द सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, क्योंकि देखिए जो ब्राह्मण्स थे उनको काफ़ी हद तक अलग अलग विधि वगैरह की नॉलेज होती थी, है ना। तो दे कुड गेट द सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड दे इवन यूज्ड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एज वेल। देन दे कुड इवन गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, क्योंकि मेनली जो है ये राजा के कोर्ट्स वगैरह में प्रेजेंट हुआ करते थे। नाउ अब आपकी जो सेकंड वर्णा है दैट इज क्षत्रियास, जिनको बाजुएं कहा गया है। तो जो क्षत्रियास थे दे वर सपोज टू एंगेज इन वॉरफेयर, ठीक है, जो युद्ध का काम है, मिलिट्री का काम है, वो क्षत्रियास करते थे। दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, ठीक है, क्योंकि जो क्षत्रियास थे ना दे यूज्ड टू बी किंग्स, एंड आपको पता है पहले के टाइम में जुडिशरी तो थी नहीं,
पहले के टाइम में जो किंग ही थे वही न्याय किया करते थे, है ना। तो इस वजह से जो क्षत्रियास थे दे कुड एडमिनिस्टर जस्टिस, दे कुड इवन स्टडी द वेदास, ठीक है, वो पढ़ सकते थे, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, सेक्रीफाइसेस करवाते थे एंड गिफ्ट्स भी ले लिया करते थे, ओके। तो दे कुड रिसीव गिफ्ट्स एज वेल। नाउ ये हमने पढ़ लिया अबाउट द क्षत्रियास एज वेल। नाउ थर्ड जो आपकी कैटेगरी है दैट इज वैश्यास। द लास्ट 3 occupations were assigned to वैश्यास, ठीक है। वैश्यास को बाकी ऑक्यूपेशंस दिए जाते थे। अब वो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस थे? तो दोज वर एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। तो ठीक है, जो खेती का काम था या फिर जो पशुपालन था या फिर जो ट्रेड था, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो काम कौन करते थे? वैश्यास करते थे, जो कि थाई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन फोर्थ आर द शूद्रास, ठीक है। जो शूद्रास थे दोज वर असाइंड वन ऑक्यूपेशन, और उनका क्या काम था? दैट वाज सर्विंग द 3 हायर वर्णास। तो जो ऊपर के जितने भी वर्णास थे दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास, उनको सर्व करने का काम किसका था? हमारे शूद्रास का था, ओके। नाउ तो ये आप हमने पढ़ लिया अबाउट द 4 वर्णा सिस्टम जो उस टाइम पे प्रेवलेंट था। नाउ ब्राह्मण इवॉल्व्ड 2 or 3 strategies for enforcing these norms। अब देखिए ये जो norms हैं पूरा उन्होंने जो सेटअप बना दिया ऑफ ऑक्यूपेशंस विच वर टू बी परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट सोशल क्लासेस, जरूरी थोड़ी उसको सारे फॉलो करें। ऐसे कोई या तो उनकी कोई स्ट्रैटेजी हो जिसके थ्रू वो ये पूरा सिस्टम परफॉर्म करवाते हो, तो ऐसी कौन कौन सी उन्होंने स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की थी सो दैट जो लोग हैं वो उनके इस पर्टिकुलर सिस्टम को माने और उसको अप्लाई करें। तो इट वॉज फर्स्टली दे यूज्ड टू assert that वर्णा ऑर्डर was of divine origin। तो ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि ब्राह्मण्स ने कहा था कि ये जो वर्णा सिस्टम है ये डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, मतलब ये नेचुरली आया है। तो वही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये लोगों को परसुएड करते थे कि इट वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, इसलिए हमें ये फॉलो करना है। देन सेकेंडली दे एडवाइज द किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स, ठीक है। उसके अलावा फिर अब क्योंकि दे वर समहाउ द यू कैन से दे वर डिप्लोमैट्स एंड दे यूज्ड टू इवन एडवाइज द किंग्स, तो वैसे ही वो किंग्स को ये भी कहा करते थे कि he should make sure कि जो norms हैं about the वर्णा system they should be followed, and obviously अगर राजा ऑर्डर देगा तो प्रजा वो मानेगी ही मानेगी। थर्ड स्ट्रैटेजी उन्होंने जो अपनाई थी that was they attempted to persuade people that their status was determined by birth, ठीक है। फिर वो क्या करते थे, वो लोगों को भी समझाते थे कि जो उनके स्टेटस हैं वो बर्थ से ही आए हैं, मतलब फॉर अ पर्सन who has been born in वैश्यास, तो वो जो है उसको बाय बर्थ मिला है वो पर्टिकुलर वर्णा ऑर्डर, तो वो नेचुरल है, वो डिवाइन ओरिजिन का है। नाउ हाउएवर दिस वाजंट ऑलवेज इजी, बट वही है, जरूरी थोड़ी है कि मतलब लाइक अगर आप कुछ रूल रख रहे हो तो वो सब फॉलो करें। देयर आर डेफिनेटली पीपल जो कहीं ना कहीं आपकी कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज से डिसएग्री करेंगे ही करेंगे। सो वैसा ही इस केस में भी हुआ, ओके। कुछ चीज़ें जो थी उनकी इंटरप्रिटेशंस में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आए जो बाद में हमने डिस्कस भी किए होंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो खत्म हो गया, जिसमें हमने ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ लिया जो अलग अलग जो है सोशल क्लासेस के लिए डिफाइंड थी। नाउ अब आपका जो सेकंड सब टॉपिक है दैट इज नॉन क्षत्रिय किंग्स, ठीक है। देखिए ये चीज़ आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि ब्राह्मण्स के अनुसार जो है राजा सिर्फ क्षत्रिय बन सकते थे, ठीक है। मतलब ब्राह्मण्स ने ये धर्मसूत्रास या धर्मशास्त्रास में लिखा था कि ओनली क्षत्रियास वर मेंट टू बी किंग्स, ओके। सो तो अब यहाँ पे नॉन क्षत्रिय किंग्स लिखा है, मतलब डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे, और ये एक्सेप्शंस जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इनमें से एक ना एक 1 मार्कर 100% बन के आता ही आता है। आपको यहाँ से कोई ना कोई या तो सैम्पल पेपर में ज़रूर मिल जाएगा इसमें से 1 मार्कर, या फिर आपके पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू शास्त्रास यानी धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग्स, ठीक है। क्षत्रियास ही किंग्स बन सकते थे, लेकिन some important ruling lineages probably had different origins। तो यहाँ पे हम कुछ exceptions की बात करेंगे, जैसे the social background of Mauryas who ruled over a large empire has been hotly debated। तो ठीक है, मौर्यास का जो
मौर्यास का जो सोशल बैकग्राउंड था उस पर भी कहीं ना कहीं काफी सारे क्वेश्चंस या डिबेट्स हुई। क्यों हुई? क्योंकि while later Buddhist texts suggested that these were Kshatriyas, but Brahmanical texts described them as being of low origin. तो क्यों इनका इतना hotly debated था social background? तो क्योंकि according to Brahmanical text they were not of Kshatriya origin. ठीक है, वो क्षत्रियास के नहीं थे, वो किसी और लो ओरिजिन के थे, मतलब मे बी किसी और वर्णा सिस्टम से थे। बट लेटर ऑन जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट आए तो उसमें क्लेम किया गया था कि मौर्यास वर क्षत्रियास ओनली। ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट एक्सेप्शन होगी अबाउट कि मौर्यास जो थे वो किंग्स थे, बट एक्चुअल में दे वर नॉट क्षत्रियास अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, बट लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दोज वर कॉल्ड क्षत्रियास ओनली। नाउ नेक्स्ट इज द शुंगास एंड द कन्वास, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्यास वर ब्राह्मण्स। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ब्राह्मण्स कुड नॉट बी किंग्स। क्यों? क्योंकि धर्मसूत्रास के अनुसार जो है सिर्फ क्षत्रियास कुड बी किंग्स। तो ये आपकी सेकंड एक्सेप्शन आ गई कि जो शुंगास थे या कन्वास थे जिन्होंने जिन्होंने मौर्यास के बाद जो है एम्पायर अपने हाथ में लिया, दे वर ऑल्सो नॉट द क्षत्रियास। ठीक है, नाउ in fact the political power was effectively open to anyone who could muster the support and resources and rarely depended on birth as a क्षत्रिय। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो राजा है वो क्षत्रिय ही हो। क्यों? क्योंकि मेनली राजा वो इंसान बन सकता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले। ठीक है, अब आप आज भी अगर कोई पूछता है ना कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, ठीक है, राजा इज अ लीडर, तो लीडर की क्वालिटी सबसे पहले तो यही मानी जाती है ना कि वो लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों को परसुएट कर सके, उसके पास खुद के पास एक अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी हो। तो वैसा ही था पहले टाइम में भी कि राजा जरूरी नहीं है कि उसको क्षत्रिय बोर्न ही होना पड़ेगा, चाहे वो किसी और सोशल बैकग्राउंड से है, बट अगर उसके पास रिसोर्सेज है, अगर उसके पास पावर है, तो डेफिनेटली ही कैन बिकम किंग। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अदर रूलर्स सच एज शाकास, ठीक है, ये शाकास आप ना एक बार जरूर पढ़ लेना, यहीं पे हम देखते हैं हु वर शाकास। तो अदर रूलर्स सच एज शाकास who came from Central Asia were regarded as mlechas, barbarians और outsiders by Brahmins। ठीक है, तो अब ये जो आपके रूलर्स थे शाकास, ये जो है इनको ब्राह्मण्स ने कहा कि ये आउटसाइडर्स हैं। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दे हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब आपको पता है हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था या अभी भी है, तो वो कहाँ लाया करता है? वो साउथ ईस्ट एशिया में लाया करता है। बट ये जो आपके शाकास थे या शाका रूलर्स थे, वो कहाँ से आए हैं? वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, मतलब दे आर नॉट द नेटिव्स ऑफ इंडिया और नेटिव्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसलिए ब्राह्मण्स ने इनको क्या कहा है कि दीज वर द आउटसाइडर्स। ओके, सो याद रखना कि शाकास को और क्या कहते थे? मलेच्छास कहते थे। एंड कौन थे लोग? तो ये वो लोग थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे सब कॉन्टिनेंट में। नाउ हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत डिस्क्राइब्स, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी एक पर्टिकुलर लाइन 1 मार्कर के लिए, ये पता नहीं पिछले साल सैंपल पेपर में थी या फिर एग्जाम में ही थी। सो हाउ रुद्रदमन द बेस्ट नोन शाका रूलर रीबिल्ड सुदर्शन लेक। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, हु रीबिल्ड द सुदर्शन लेक। तो कौन थे? रुद्रदमन थे, जो कि क्या थे? एक शाका रूलर थे। शाका रूलर थे मतलब ये जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, बट सिंस ही हैड पावर, सिंस ही हैड पब्लिक सपोर्ट, सो ही बिकेम अ रूलर। वो राजा बने एंड इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराया। और ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये रिवर्स होके भी आ सकता है। हाँ, आ सकता है, पूछ लें नेम द लेक विच वाज रीबिल्ड बाय रुद्रदमन। ठीक है, ये भी आ सकता है, या फिर सिंपली आ सकता है हु रीबिल्ड सुदर्शन लेक। ठीक है, ये जरूर पढ़ना। एंड दिस सजेस्ट दैट पावरफुल मलेच्छास वर फैमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, क्योंकि ये संस्कृत ट्रेडिशन में ही डिस्क्राइब किया गया है कि रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को जो है रीबिल्ड किया था। नाउ ये आपकी थर्ड एक्सेप्शन थी। फर्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ी रिगार्डिंग मौर्यास, सेकंड जो आपकी एक्सेप्शन थी वो हमने पढ़ी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर यस कन्वास एंड शुंगास, एंड थर्ड जो है एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी है दैट इज रिलेटेड टू मलेच्छास या फिर शाकास। नाउ अब एक और है कि इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी दैट इज गौतमी पुत्र श्री सतकानी claimed to be both a unique Brahman and a destroyer of pride of Kshatriyas। ठीक है,
तो ये आपकी थर्ड एक्सेप्शन है कि जो सातवाहना डायनेस्टी के एक रूलर थे जिनका नेम दिया गया है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। अब वो थे तो ही वॉज अ यूनिक ब्राह्मण, ठीक है, वो थे तो ब्राह्मण, एंड ही वॉज ऑल्सो अ डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियास, सो मे बी ही माइट हैव वन अ वॉर अगेंस्ट अ क्षत्रिय, इसलिए इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉयर ऑफ अ प्राइड ऑफ क्षत्रियास कहा। एंड यस ही वॉज अ ब्राह्मण एंड इट्स एन एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग्स अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, है ना। सो ये आपकी थर्ड एक्सेप्शन होगी। एंड ही ऑल्सो क्लेम्ड टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरिज अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ 4 वर्णास, ठीक है। और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं अनाउंस किया था, या यू कैन से कि ही यूज्ड टू प्रमोट कि जो है इंटर मैरिज नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने काफ़ी ध्यान रखा इस चीज़ का कि इंटर मैरिज ना हो अमंगस्ट द मेंबर ऑफ 4 वर्णास, कि अगर मैरिज हो तो विद इन वर्ण हो, आउटसाइड द वर्ण ना हो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदमन, लेकिन इन्होंने जो है खुद अपनी जो मैरिज की थी इट वाज इंटर कास्ट या इंटर मैरिज यू कैन से, क्योंकि इन्होंने रुद्रदमन के किंग से मैरिज की थी। अब आपको पता है रुद्रदमन वाज अ शाका रूलर, है ना। तो शाकास जो हैं वो हमारे ब्राह्मण से तो टोटली अलग थे ना, तो ये भी एक एक्सेप्शन होगी कि वैसे वो प्रमोट कर रहे थे कि इंटर मैरिज अमंगस्ट द वर्णास नहीं होनी चाहिए, बट इन रियलिटी ही हिमसेल्फ गॉट इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदमन। नाउ तो ये आपकी होगी फोर्थ एक्सेप्शन, ये जरूर पढ़ लेना, ये पूरा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ 1 मार्क का क्वेश्चन। नाउ as you can see from this example, integration within the framework of caste was often a complicated process. Obviously कुछ caste को integrate करना quite difficult है, मतलब एक concept को पूरा समझ पाना एक कहीं ना कहीं confusing है, complicated है। So the Satavahanas claimed to be Brahmins, whereas according to Brahmins kings ought to be Kshatriyas। वही केस ये बता रहा है about the गौतमीपुत्र जस्ट अ सेकेंड श्री सतकर्णी, है ना। तो वही है कि वैसे जो राजा हैं वो बन तो सिर्फ क्षत्रिय आ सकते थे, बट जो सातवाहना रूलर थे ही वाज अ ब्राह्मण। नाउ सो दे क्लेम्ड टू अपहोल्ड द 4-fold वर्णा ऑर्डर बट एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद पीपल हु वर सपोज्ड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम, है ना, कि वो ये जो उस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, वर्णा सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, अगर वो उनसे मैरिज करें तो डेफिनेटली एक वो वाला भी एक कन्वेंशन तोड़ दिया ना उन्होंने, इसलिए ये भी एक एक्सेप्शन होगी। एंड एज वी हैव सीन दे प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होता है? व्हाट इज एन एंडोगेमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमस सिस्टम? एंडोगेमी होता है मैरिंग विद इन द किन, ठीक है। जब आप अपनी फैमिली के विद इन में शादी कर रहे हो, अपने गोत्र के विद इन में शादी कर रहे हो, तो दैट इज एंडोगेमी। एंड व्हाट इज एक्सोगेमी? एक्सोगेमी इज जब आप मैरिज आउटसाइड द किन कर रहे हो, एंड इट इज यूजुअली डिजायरेबल, ठीक है। आउटसाइड द किन अगर आप शादी कर रहे हो तो इट इज डिजायरेबल, बट एंडोगेमी वाज रियली कंडेम्ड एट दैट टाइम, बट he entered into a marriage alliance and married through endogamy system, तो definitely वो चीज़ भी एक exception को ही constitute करेगा। Now यहाँ तक आपका जो है सेकेंड सब टॉपिक भी कवर हो चुका है, जिसमें हमने सारी एक्सेप्शंस पढ़ ली हैं, 5 या 4 एक्सेप्शंस हैं, वो जरूर पढ़ लेना एक बार। नाउ जो थर्ड है टॉपिक आपका, दैट इज जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है। पहले टर्म से ही समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज जातीज? जातीज आप कहोगे कास्ट एंड ऑल, यस यू कैन से कास्ट या कैटेगरीज। एंड व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? सोशल मोबिलिटी इज सोसाइटी, ठीक है, सोशल रिलेट्स टू सोसाइटी। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी होता है टू मूव, है ना, जब आप मूव करें, सो एबिलिटी टू मूव। तो व्हाट इज सोशल मोबिलिटी? तो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ रही थी, हम वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सो दीज कॉम्प्लेक्सिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन अनदर टर्म यूज्ड इन टेक्स्ट टू रेफर टू सोशल कैटेगरीज, दैट इज जाति। तो कुछ और सोशल कैटेगरीज को डिस्कस करने के लिए एक टर्म यूज किया, तो दैट इज जाति। सो इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्णा वाज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। तो ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि जो जाति है वो भी बाय बर्थ ही डिटर्मिन होती है, जैसे कि वर्णा सिस्टम है जो कि बाय बर्थ डिटर्मिन होता है, तो वैसे ही जाति इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय बर्थ। हाउएवर while the number of varnas was fixed at 4, there was no restriction on the number of jatis। अब देखिए वर्णा सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि वर्ण तो जो है वो 4 ही हैं, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्यास एंड शूद्र, ठीक है, 4 ही हैं वर्ण, बट जो जातीस थी वो जितनी मर्जी हो सकती थी, काफी सारी जातीस हुआ करती थी। ओके, सो in fact, whenever Brahmanical authorities encountered new groups, for example, people living in the forest such as Nishadas, or wanted to assign a name to occupational categories such as goldsmith or swarnkara, which did not easily fit into the fourfold system, they classified them as a jati. तो जाति मतलब अब अगर आप पूछो कि वर्ण और जाति में फर्क क्या है, तो डिफरेंस क्या है कि सपोज करो कि कुछ कोई ऐसा सोशल ग्रुप आया जो इन चारों वर्णों में से कहीं पे भी फिट हो ही नहीं रहा, ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया अबाउट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स का तो अब देखो हमने कोई ऑक्यूपेशन पढ़ा ही नहीं जो फॉरेस्ट ड्वेलर से रिलेट करे, तो डेफिनेटली जो पर्टिकुलर ग्रुप या जो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन इन 4 वर्णों में फिट नहीं होता था उसको एक जाति क्लासिफाई कर दिया जाता था, ठीक है। सो वैसे अब यहाँ पे कहा गया है निषादास, जिनको कहते थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, या फिर एक और एग्जांपल इन्होंने दिया सुनार का, ठीक है। अब जो सुनार वाला ऑक्यूपेशन है हमने तो किसी इन 4 वर्णों में से किसी में भी नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली दे वर आल्सो आउटसाइड दिस पर्टिकुलर वर्ण सिस्टम, तो इसलिए भी इनको एक एज अ जाति क्लासिफाई किया गया। नाउ जातीज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू श्रेणीज एंड गिल्ड्स। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता भी है, अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, या आई थिंक पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, सॉरी, कि गिल्ड्स या श्रेणीज क्या होती है, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो दैट इज अ गिल्ड या फिर एक श्रेणी, ठीक है। तो जातीज जो है जहाँ पे सारे लोग मिलके एक ही काम कर रहे हैं तो उसको एक गिल्ड या उसको एक श्रेणी कहा जाता था। नाउ आगे बढ़ते हैं। We seldom come across documents that record the histories of these groups. अब हमें ऐसे हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें सभी ग्रुप्स की पूरी हिस्ट्री हो, इसलिए हमें इनका सिर्फ ओवरव्यू ही पता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसको भी हैं, जैसे वन इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन Mandsaur, that is which is in Madhya Pradesh, records the history of a guild of silk weavers who originally lived in Lata, that is in Gujarat, from where they migrated to Mandsaur, then known as Dashpur, ठीक है। तो क्या था कि वैसे तो हमें सभी जातियों की कुछ खास नॉलेज नहीं है या उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक एक्सेप्शन जो हमें प्रेजेंट की गई है तो वो ये है कि एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें एक गिल्ड के बारे में मेंशन किया गया, मतलब एक जाति के बारे में मेंशन किया गया, और वो किसकी थी, तो इट वाज ऑफ सिल्क वीवर्स, तो ठीक है, जो शनील का काम करते थे, तो उनकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में लिखा गया स्टोन इंस्क्रिप्शन में, जो कि वैसे रहा तो गुजरात में करते थे बट वो जो है माइग्रेट कर गए थे मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो it states that they undertook this difficult journey along with their children and kinfolk as they had heard about the greatness of a local king and wanted to settle in his kingdom. And इन्होंने ये जो गुजरात से मध्य प्रदेश तक माइग्रेट इसलिए किया होगा, क्यों किया था, क्योंकि जो है इनको एक राजा के बारे में पता चला जो इनके काम को सराह सकता था, ठीक है, जो इनके काम की वैल्यू को समझ सकता था, इस वजह से इन्होंने जो है माइग्रेट किया। So, the inscription even provides a fascinating glimpse of complex social processes and provides insight into the nature of guilds and श्रेणीज। तो ठीक है, इस inscription में पूरा जो social order follow हुआ करता था उस टाइम पे about this guild of silk weavers, वो सारा इस inscription में लिखा गया है। Although the membership was based on a shared craft specialization, obviously देखो अगर आप एक गिल्ड का मेंबर हो दैट मीन्स आपको वही काम करना है जो बाकी आपके गिल्ड के लोग कर रहे हैं, तो यस, इट्स मेंबरशिप वाज बेस्ड ऑन अ शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। सम मेंबर्स इवन अडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशंस आल्सो, लेकिन जो पर्टिकुलर गिल्ड था ना सिल्क वीवर का, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा अलग काम कर रहे थे। एंड दिस इंडिकेट्स दैट द मेंबर्स शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन, दे कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ earned through their craft and to construct a splendid temple in honor of the sun god, कि हो मतलब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी अपने गिल्ड में अकोमोडेट किया हुआ था जो कि सिल्क का काम नहीं भी कर रहे थे, मतलब काम सिल्क का ही कर रहे थे बट थोड़ा डिफरेंट प्रोफेशन के थ्रू कर रहे थे, बट एट द एंड वो सब जो है जितनी भी वेल्थ उनको उस प्रोफेशन के थ्रू मिल रही थी ना, उसको उन्होंने आगे इन्वेस्ट किया एंड अपना एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया इन द ऑनर ऑफ द सन गॉड। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था रिगार्डिंग द गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स। अब हम बात करते हैं अबाउट आवर फोर्थ सब टॉपिक,
और वो फोर्थ सब टॉपिक क्या है? सो बियॉन्ड द 4 वर्णास। अब देखिए हमने 4 वर्णास की बात कर ली, ठीक है, 4 वर्णास जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उन वर्णास की बात करें, मतलब सॉरी वर्णास नहीं, अब हम उन सोशल क्लासेस की बात करेंगे जो इन 4 वर्णा में नहीं लाया करती। जैसे हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारी जातीज थी ऐसी जो इनमें लाया नहीं करती थी, या फिर जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अनटचेबल्स, वो भी इन 4 वर्णा सिस्टम का पार्ट नहीं थे। सो अब हम वो पढ़ते हैं। Given the diversity of subcontinent, there were and always have been populations whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas. अब देखिए क्योंकि जो हमारी कंट्री थी वो बहुत बड़ी थी, तो डेफिनेटली अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग थे। सो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप जो है वो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को फॉलो करे। सो व्हेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट, दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ओड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक। लेकिन क्या था कि जो भी लोग या जो भी ग्रुप्स इन ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को, इन ब्राह्मणिकल नोशंस को फॉलो नहीं करते थे, उनको क्या डिस्क्राइब किया गया था संस्कृत टेक्स्ट में? एज ओड। ओड मतलब अलग, ठीक है, अनसिविलाइज्ड या फिर एनिमल लाइफ, कि वो जानवरों की तरह है, कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो समवट जो है संस्कृत टेक्स्ट में उन लोगों को, जो लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते थे, उनको एज ओड, अनसिविलाइज्ड एंड एनिमल लाइक डिस्क्राइब किया गया है। देन सो इन सम इंस्टेंसेस दीज इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो वही जिसमें कौन आएंगे? फॉरेस्ट ड्वेलर्स आएंगे, जिनको निषादास कहते हैं। फॉर हुम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते, क्योंकि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है मतलब फॉरेस्ट में रहने, ड्वेलर का मतलब होता है रहने वाला, तो जो फॉरेस्ट में, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या है? वो फॉरेस्ट ही है ना। उस फॉरेस्ट में उनको अगर सपोज कोई जानवर मिलेगा तो डेफिनेटली उसको हंट करके ही तो खाना खा पाएंगे ना, अपना गुजारा कर पाएंगे, या फिर वो अपनी गैदरिंग के थ्रू जो है अपना गुजारा कर सकते हैं। गैदरिंग क्या होती है? गैदरिंग होती है कि जब आप विद इन फॉरेस्ट में रहते हुए सामान को इकट्ठा कर रहे हो जो एडिबल है, उसको आप खा रहे हो या उसको आप शायद बेच भी रहे हो, सो दैट यू कैन अर्न सम मनी एंड सपोर्ट योर सब्सिस्टेंस एंड सस्टेनेंस, ठीक है। सो वही है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जो एक सोशल कैटेगरी थी या जाति थी, वो ब्राह्मणिकल आइडियाज नोशंस के साथ फिट नहीं होती थी। देन कैटेगरीज सच एज निषादा, टू विच एकलव्य बिलोंग्ड इज बिलोंग्ड आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। वही हम बात कर ही रहे थे, ठीक है। एकलव्य आपको पता ही होगा एकलव्य कौन है, तो वो जो एक बड़ी इनफेमस स्टोरी है ना कि एकलव्य एक बहुत अच्छे तीरंदाज थे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा टारगेट हिट किया करते थे एंड इवन बेटर देन अर्जुन एज वेल। तो जो उनके गुरु थे दैट इज द्रोणाचार्य, उनको पता था कि जो एकलव्य है वो अर्जुन से ज़्यादा अच्छा जो है हिट कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी जो है क्या बोलते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू डी, अपनी यस उन्होंने जो है दक्षिणा में एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा था, सो दैट कि वो जो है अर्जुन से अच्छा तीरंदाजी ना कर पाए, है ना। तो ये वही एकलव्य की बात की गई है, एंड ही वाज आल्सो अ फॉरेस्ट ड्वेलर। ओके, नाउ others who were viewed with suspicion included populations such as nomadic pastoralists, ठीक है। तो और कौन से लोग थे जिनको सस्पिशन के साथ देखा जाता था, जिनको एज ओड, अनसिविलाइज्ड या एनिमल लाइक माना जाता था? तो इसमें आते हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। हु आर नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट? तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट वो नोमैड्स होते क्या हैं? तो वो लोग जो पशुओं का पालन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी सब्सिस्टेंस के लिए और अपने एनिमल्स की सब्सिस्टेंस के लिए। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? तो जो पशु पालन करते हैं लोग, ठीक है। सो हु कुड नॉट बी इजीली अकोमोडेटेड विद इन द फ्रेमवर्क। अब वही है कि वो भी एग्रीकल्चरलिस्ट में तो हम उनको भी नहीं डाल सकते ना, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को, तो इस वजह से वो भी आउटसाइड द वर्ना ऑर्डर आ जाते थे। नाउ sometimes those who spoke non-Sanskritic languages were even labeled as Mlechas and looked down upon। and कई बार क्या होता था कि इवन वो ग्रुप्स जो संस्कृत नहीं बोल सकते थे उनको क्या बोला जाता था? म्लेच्छास बोला जाता था। एंड म्लेच्छास को ब्राह्मण्स क्या कहते थे? आउटसाइडर्स कहते थे, है ना। तो उनको भी ऐसे कई बार इस पूरे वर्णा सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। So there was nonetheless also a sharing of ideas and beliefs between people, and the nature of relations is evident in stories। But वही है कि
ऑब्वियसली हर वर्ण के लोग जब मिलते होंगे या इवन हर जाति के लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते होंगे, कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ व्यूज, बिलीव्स को शेयर करते होंगे, एंड दैट इज वाई आज के टाइम में हमें भी वो बिलीव्स के बारे में पता है। ओके, सो यहाँ तक हमने अपना डिस्कस किया अबाउट आर फोर्थ टॉपिक, ओके, जिसमें हमने पूरा सोशल कैटेगरीज एंड जातीज के बारे में पढ़ लिया। नाउ जिस पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब जो सोशल डिफरेंसेस वाला टॉपिक है, इसका फिफ्थ जो सब टॉपिक है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं हरियाणा बोर्ड वालों की बात करूँ। CBSE में आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन कुछ खास पूछा जाता है या नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ हरियाणा बोर्ड दिस टॉपिक इज रियली इम्पॉर्टेंट। नाउ बियॉन्ड द 4 वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगेन वही 4 वर्णास के अलावा जो कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज थी उनके बारे में। So, while Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchables। ठीक है, कि अब देखिए ब्राह्मण्स जो थे, अब उन्होंने जो 4 सिस्टम ऑफ वर्णा दिया था, उसके अलावा जो बाकी जाति थी जिनको उन्होंने आउटसाइड द सिस्टम कहा था, उसी के साथ साथ कुछ ना कुछ एक और सोशल डिवाइड बना था, जिसके थ्रू एक नई सोशल कैटेगरी आई थी, दैट वाज अनटचेबल्स। ठीक है, untouchables। Now, although आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, so this rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and by extension pure। तो ठीक है, according to this particular notion, जहाँ पे एक सोशल डिवाइड आ गया था क्योंकि एक अनटचेबल्स वाली कैटेगरी आई थी, तो इसमें क्या एक नोशन था कि कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि बड़े ही सैक्रेड हैं, ठीक है, बड़े ही प्योर हैं, बड़े ही सैंक्टाइड हैं। ठीक है, सो एंड दोज हु कंसीडर्ड देमसेल्व्स प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स। तो जिस वजह से वो लोग जो अपने आप को प्योर मानते थे, मतलब वो लोग जो कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो करते थे और कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स को सैंक्टाइड माना करते थे, तो वो लोग इन अनटचेबल्स से फूड लेना जो है पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अवॉइड करते थे यूजुअली। ठीक है, इसकी ना भी आप 12th में स्टोरी भी पढ़ोगे इन CBSE, लास्ट है आपके मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, वो चैप्टर है, उसमें एक स्टोरी है जो कि बामा ने लिखी हुई है। तो शी वॉज ए साउथ इंडियन गर्ल एंड उनके वहाँ पे एक बार वो क्या नोटिस करती है, वो ना एक सड़क से जा रही होती है मार्केट में, तो वो एक ना बूढ़े आदमी को देखती हैं और वो ना अपने हाथ में ना एक पैकेट सा लेके जा रहे होते हैं जिसके अंदर कुछ वड़ाइज होती हैं। ठीक है, खाने का मटेरियल होता है, उसको लेके जा रहे होते हैं, बट ही इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर बैग विद जस्ट द टिप ऑफ हिज फिंगर्स। ठीक है, वो उसकी जो स्ट्रिंग को पकड़ी हुई है उन्होंने उस बैग की, बट सिर्फ अपने फिंगर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो ना ही वॉज एन अनटचेबल। ठीक है, वो अगर उस खाने को टच, मतलब ये बिलीव था कि अगर वो उस खाने को टच कर देंगे ना तो वो खाना जो है वो पल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि वो जो उस बैग को पकड़ते हैं तो विद द टिप फ्रॉम द स्ट्रिंग्स। ठीक है, एंड ऑल्दो जो बामा है उनको ये बड़ा ह्यूमरस लगता है, बट एक्चुअली वो एक प्रैक्टिस को दिखाता है कि जो वो बूढ़ा आदमी है वो अपने मास्टर के लिए पूरा खाना लेके जा रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि वो उस खाने को टच नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके मास्टर ने वो खाना खाना है और अगर वो उसे टच कर देगा तो डेफिनेटली वो खाना पल्यूट हो जाएगा एंड उसका मास्टर वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका मास्टर है वो थोड़ा अपर क्लास का है। तो वैसा ही ये मतलब ये एक स्टोरी मैंने थोड़ा रिलेट कराने के लिए समझाई है, सो दैट या थोड़ी एक्सप्लेन की है कि अगर कि आपको ये पूरा रिलेट हो जाए कि कुछ प्योर लोग जो है वो उस टाइम पे कुछ अनटचेबल से खाना लेना अवॉइड किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो अगर अनटचेबल्स उस खाने को टच कर देंगे तो वो खाना पल्यूट हो जाएगा। So in sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluting, और ये polluting का केस मैंने भी आपको बता दिया। So these included handling the corpses and dead animals। ठीक है, अब कुछ तो है कि बड़े ही प्योर रिचुअल्स फॉलो करने हैं, एंड एक सेकंड केस है जहाँ पे थोड़े पोल्यूटिंग रिचुअल्स मतलब सोसाइटी रिगार्ड करती थी, और वो कौन कौन से पोल्यूटिंग काम है, तो दैट वाज हैंडलिंग द कॉर्प्सेस, मतलब डेड बॉडीज को हैंडल करना या फिर डेड एनिमल्स को हैंडल करना। ठीक है, ये काम जो है उस टाइम पे पोल्यूटिंग माना जाता था। ठीक है, नाउ एंड दोज हु परफॉर्म सच टास्क्स डेजिग्नेटेड एज चंडालास, और वो लोग जो ये काम करते थे मतलब कॉर्प्सेस को हैंडल करना या डेड एनिमल्स को हैंडल करना, उनको क्या कहा जाता था? चंडालास कहा जाता था।
एंड दे वर अनटचेबल्स। ओके, इन्हीं को ही अनटचेबल भी कंसीडर किया जाता था। एंड दीज वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, और इनको जो है उस हायरार्की में सबसे ही नीचे लगाया गया है। ठीक है, 4 वर्णा से इसको पूरा अलग रखेंगे। ठीक है, 4 वर्णा सिस्टम से ये पूरा अनटचेबल वाला सिस्टम टोटली अलग है। ठीक है, 4 वर्णा से बिल्कुल अलग सिस्टम है ये अनटचेबिलिटी वाला, ये किसी भी वर्ण में नहीं आता है। तो उसमें भी सबसे बॉटम पे रखा गया है टू द चंडालास। नाउ their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting, कि अगर उनको देख भी लिया ना तो they will get polluted, ऐसा माना जाता था, ऐसा बिलीफ था। ओके, बाय दोज who claim to be at the top of the, मतलब जो उस सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर वाली क्लासेस थी, उनका मानना था कि अगर हम इनको देख भी लेंगे तो we may get polluted। ओके, now the मनुस्मृति laid down the duties of चंडालास। अब जो मनुस्मृति थी उसमें ड्यूटीज ऑफ चंडालास भी लिखी गई थी। अब मनुस्मृति आपको पता है, हमने अभी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि जो मनुस्मृति है वो उसमें पूरा आपके इंडिया का कास्ट सिस्टम वगैरह लिखा गया है, एंड पूरी जो भी सोशल प्रैक्टिसेस थी, सोशल नॉर्म्स, वो सब लिखे गए हैं इस मनुस्मृति में, और ये मनु नामक एक इंसान ने लिखी है। तो उसमें चंडालास की ड्यूटी मेंशन है, और वो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं ये आपको जरूर पढ़ना है। ओके, सो फर्स्ट इज दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। सबसे पहले उनको जो है गांव से बाहर रहना पड़ेगा। दे कैन नॉट लिव विद इन द विलेज, क्योंकि वही है कि अगर लोगों ने उनको देखा तो दे मे गेट पोल्यूटेड, ऐसा बिलीफ था। इस वजह से दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, या उनको जो बर्तन भी यूज करने हैं वो उनको डिस्कार्डेड, मतलब लोगों के छोड़े हुए बर्तन उनको यूज करने हैं। देन दे हैड टू वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड, या जो कपड़े पहनने हैं वो डेड पीपल के पहनने हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या था, हैंडलिंग द कॉर्प्सेस। तो वही है कि उनको डेड पीपल के क्लॉथ्स पहनने हैं, या फिर जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो सामान है, चीज़ें हैं, वो सारी लोहे के इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उस टाइम पे लोहे का इस्तेमाल में भी उस टाइम अच्छा ना माना जाता हो, क्योंकि उस टाइम पे कॉपर वगैरह के यूटेंसिल्स ज़्यादा प्रेवलेंट थे। सो दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेजेस एंड सिटीज इन नाइट। फिर रात को उनको जो है गाँव में घूमना मना था। ठीक है, उसके अलावा they had to dispose of the bodies of those who had no relatives and serve as executioners। then उसके अलावा क्या था कि उनको उन लोगों की बॉडीज को भी डिस्पोज करना पड़ता था जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, जिनके कोई रिश्तेदार नहीं हुआ करते थे, तो इनको ही वो उनकी बॉडीज को भी डिस्पोज करना पड़ता था। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाक्सियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनका नेम चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे फाक्सियन, उन्होंने एक रिमार्क दिया है दैट अनटचेबल्स, ठीक है, अनटचेबल्स या फिर चंडालास, दे हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट्स सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। तो ठीक है, फाक्सियन ने एक रिमार्क दिया है कि जो अनटचेबल्स थे उनको कहीं आने जाने से पहले एक बार क्लैपर का साउंड देना पड़ेगा, सो दैट लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, एंड दे हैव टू अवॉइड सीइंग देम। ठीक है, कि लोग उन्हें देख ना लें, जिस वजह से उनको एक क्लैपर साउंड देना पड़ेगा। देन एक और रिमार्क मेंशन है बाय अ चाइनीज पिलग्रिम जिनका नेम है जुआनजंग। उन्होंने कहा है दैट द एग्जीक्यूशनर्स का यहाँ पे मतलब है चंडालास, एंड द स्केवेंजर्स भी चंडालास ही हैं, वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। एंड और जो जुआनजंग है उन्होंने भी यही कहा है कि जो ये स्केवेंजर्स हैं, मतलब ये जो डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं, इन लोगों को जो है आउटसाइड द सिटी ही रहना पड़ेगा, या इनको रहना पड़ता था। Okay, so by examining the non-Brahmanical text which depict the lives of Chandalas, historians have tried to find out whether the Chandalas accepted the life of degradation। ठीक है, अब देखिए whatever जो भी आपके inscriptions के थ्रू में information मिली है, उसके थ्रू में पता लग गया कि what were the duties of Chandalas and Chandalas was also a social group, ये सब हमें पता लग गया। बट वही है कि हिस्टोरियंस ने क्या कोशिश की है, ये जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल में क्या चंडालास जैसी लाइफ जीते थे। So sometimes these depictions correspond with those in Brahmanical text as well, but occasionally there are hints of different। वही है कि वैसे तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें मनुस्मृति में मेंशन है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में भी मेंशन हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं इन प्रैक्टिसेस में। तो इस लाइन से जो है ये टॉपिक को कंक्लूड किया गया है। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, वास्ट टॉपिक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So with this, I end your topic social differences within and beyond the framework of caste, और ये टॉपिक आप प्लीज़ मिस मत करके जाना।
Okay, so for this, thank you very much, and stay tuned for the upcoming videos.